अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी से कम हो। अरे गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हाँ, इंग्लिश सीखना, एक नई लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक स्किल होती है। इससे आप अपना करियर, अपनी लाइफ दोनों को ही बदल सकते हो, बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो आज मैं आपकी उंगली पकड़कर आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है, इंग्लिश को समझा कैसे जाता है, सारी बातें डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। चाहे फिर आपको एग्जाम के लिए इंग्लिश सीखनी हो, या अपने बच्चों को सिखानी हो, या खुद के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हो, सारे पर्पस आपके फुलफिल होंगे। तो बस अगले कुछ मिनट्स मेरे साथ जुड़ जाइए और अपनी लाइफ में एक नया चेंज लेके आइए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती। कुछ ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत ही समझ आती है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ ही नहीं पाते, जो रीडिंग कर ही नहीं पाते। आप सभी लोगों को मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से, कि हम बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाते, या कुछ ऐसे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, जो अभी पढ़ना नहीं जानते हैं। तो इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाए वो सीखते हैं। इंग्लिश रीडिंग के लिए जो सबसे पहली यूनिट है वो है हमारे अल्फाबेट, यानी A to Z। आपको सारे साउंड पता होने चाहिए, ABCD जिसे हम कहते हैं। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं पर अगर A लिखा हुआ है तो उसकी आवाज क्या निकलेगी? अ में निकलेगी। B लिखा हुआ है तो उसकी आवाज निकलेगी ब में। ऐसे D लिखा हुआ है तो उसकी आवाज क्या निकलेगी? ड में। ऐसे कुछ लेटर्स होते हैं जिनकी एक से ज्यादा आवाजें निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जी की आवाज ज भी निकलती है, ग भी निकलती है। तो बस याद रख लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ भाई इसकी दो आवाजें निकलती हैं। लेकिन जैसे बी हो गया, उसकी तो एक ही है ना बेचारे की, उसकी एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि किसी की बस दो भी निकलती है, बस इतना माइंड में क्लियर कर लेना है। तो ये आवाजें याद रखनी है, ये साउंड याद रखने हैं। इतना हो गया। अब अगला स्टेप होता है। अगले स्टेप में क्या है? अगले स्टेप में हम इन आवाजों को जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है BO, तो हमने इसकी आवाज निकाली ब ओ बो, और साथ में लगा दिया वाई की आवाज क्या निकलती है? य। तो पूरा क्या बन गया? बो य, बॉय। ऐसे बन गया। तो हमें क्या करना होता है? छोटे छोटे साउंड को आपस में हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और इस तरह से हम हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी इकाई होती है, हमारी यूनिट होती है रीड करने की, वो यहीं पर होती है कि हम छोटे छोटे वर्ड्स को आपस में मिला के उनके साउंड के हिसाब से, उनकी आवाज के हिसाब से जोड़कर पढ़ने का काम करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको भी इसी तरह से पढ़ाएंगे। अगर आप खुद पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप यही तरीका आजमाएंगे। अब बात करते हैं हमारे आगे के अप्रोच की। आगे का स्टेप क्या है? आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपने छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना सीख लिया, ट्राई करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे। बॉय, इसी तरह से बॉल, इसी तरह से बैट, कैट, छोटे छोटे वर्ड्स तो आप पढ़ना सीख जाएंगे। अब इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ने हैं। उनको कैसे पढ़ेंगे? उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा ब्रेकअप अप्रोच। दोस्तों, ये ब्रेकअप अप्रोच बड़ा मजेदार है, बड़ा इफेक्टिव है। अब आपने छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना शुरू कर दिया है, आप आवाजों को मिला पा रहे हो और वर्ड्स को बोल पा रहे हो। लेकिन क्या होगा जब आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा? उस सेंटेंस में जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ 3 लेटर वाला ही कोई वर्ड आए या छोटे छोटे ही वर्ड आए जो आप पढ़ पाओ। वहां आप पाओगे कि कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो काफी बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, ये आपका कोई वर्ड आ गया, या फिर अमेजिंगली एक ऐसा वर्ड आ गया। इन्हें कैसे पढ़ोगे? ये तो बड़े हैं। इनको पढ़ने के लिए आपको ब्रेकअप अप्रोच फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड को लेता हूं मैं। सॉलिड को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? आपने पहले सौ को पढ़ा, फिर लिड को पढ़ा, तोड़ लिया, और सॉलिड आपस में बनाया, क्या बना? सॉलिड बना। इसी तरह से अमेजिंगली, तो अमेजिंगली। इस तरह से आपने क्या किया? आवाजों को तोड़ने का काम किया और तोड़ के फिर जोड़ लिया। शुरुआत में यह अप्रोच आपको बहुत हेल्प करेगा पूरे सेंटेंस को पढ़ने में। इस तरह से जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं आप उसको पढ़ना सीख जाओगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है? सबसे ज्यादा अगर प्रैक्टिस आपको करनी है तो अभी करनी है दोस्तों। आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 घंटे आपको डेली इसी तरह से रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं हमारी अगली टेक्निक की कि इसके बाद आपको क्या करना है। दोस्तों, अब इतना तो हो गया है कि आप या फिर आपका बच्चा आसानी से छोटे छोटे वर्ड्स को तो पढ़ पा रहा है और रोजाना प्रैक्टिस भी कर रहा है। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताऊंगा वो तो आपको बस आपकी जिंदगी बदल देगी। आपको करना क्या है? याद रखिए, आप जो भी पैराग्राफ ले रहे हो, जिसे भी आप रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, उस पैराग्राफ में कुछ रिपीटेड वर्ड्स होंगे। हाँ, जैसे कि एंड,
बट, द, हु, विच, हाउ, ऑफ, इस तरह के ना कुछ ऐसे वर्ड्स आप देखोगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके लिए आप ऐसे ध्यान दे सकते हो कि कोई भी वर्ड अगर 2 बार आया या फिर 3 बार आया तो उसे आप अंडरलाइन कर लो और उसे एक जगह लिख लो। ऐसा करने के बाद आप उसका प्रोनाउंसिएशन गूगल पर भी देख सकते हो या फिर किसी से पूछ सकते हो। आप एक बार उसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, पूछ लो, अपनी लैंग्वेज में एक जगह लिख लो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपको उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगा कि उनको बोला कैसे जाता है और उसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। जब आप उसे याद कर लोगे तो जब भी आपको वो वर्ड बाद में दिखेंगे आपको एकदम से माइंड में क्लिक हो जाएंगे, अच्छा ये तो वही वर्ड था, इसको तो मैं देखते ही पहचान लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज से पहले जब मैं बहुत छोटा रहा हूंगा तो मुझे ना ये भुवन बैम नाम कभी शायद याद ना रहता, लेकिन जब भुवन बैम एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए तो ये नाम भी मुश्किल नहीं लगता। अब ऐसे कोई भी बोलते हैं भुवन बैम, अच्छा याद आता है। ऐसे सचिन तेंदुलकर, अब सचिन तेंदुलकर कोई ऐसा नाम नहीं है, जो ऐसा सरनेम नहीं जो बहुत आसानी से निकल जाता है, शर्मा जी, गुप्ता जी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है ना। लेकिन क्योंकि हमने उनका नाम बचपन से सुना है, इतना सुना है तो हमें याद रह गया। ऐसा ही फिर आपके साथ होगा। जब आप उन रिपीटेड वर्ड्स को पढ़ लोगे, उनका प्रोनाउंसिएशन जान लोगे, तो फिर जब आप उन्हें जैसे ही देखोगे ना बुक के अंदर, वहां आप देखते ही पढ़ लोगे, एकदम आपके मुंह पे आ जाएगा। और इससे आसानी ये होगी क्योंकि जो वर्ड्स मैं आपसे कह रहा हूं कि रिपीटेड वर्ड्स होंगे वो हमेशा ही रिपीट होते हैं। यानी अब आपके पास एक ऐसा टूल आ जाएगा जिससे आप सेंटेंस को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दोगे। रिपीटेड वर्ड्स को अलग से लिखने की टेक्निक को हमें कब तक फॉलो करना है? तो याद रखो, जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब जो रिपीटेड वर्ड्स आप लिखते हो वो ऑलरेडी आपको आते हैं, आप उन्हें आसानी से पढ़ पाते हो, उस दिन ये बंद कर देना, ठीक है? और उस दिन आपका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ चुका होगा। अब एक और मजेदार टूल आपको देके जा रहा हूं। अब आपको क्या करना है, कुछ ना स्पेलिंग रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे मजेदार रूल्स होते हैं जो स्पेलिंग में फॉलो होते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उनका जो उच्चारण होता है, उनको जो बोला जाता है, वो सब कुछ स्पेलिंग वाइज नहीं होता। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे लेटर साइलेंट होते हैं, कुछ की स्पेलिंग कुछ अलग ही होती है और बोलने में कुछ और बोला जाता है। उसके लिए ना कुछ कॉमन स्पेलिंग रूल्स बने हुए हैं जो कि फॉलो होते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही कुछ रूल्स को आपको याद करना है, सीखना है, और वो करना बड़ा आसान है। मैंने भी इसके ऊपर कई वीडियोस बना रखी हैं और कहीं से भी आपको ये कंटेंट जहां से भी मिल जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी किताब से पढ़ लो, किसी और वीडियो को देख लो, वरना मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से पढ़ लो। तो आपको क्या करना है, जो कॉमन स्पेलिंग रूल्स है ना, फॉर एग्जाम्पल के बाद कभी भी कोई और कॉन्सोनेंट आ जाए, के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो के साइलेंट होता है, जैसे कि नो के अंदर के नहीं पढ़ा जाता। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में आर होता है। फॉर एग्जांपल वर्क में मैं आपके लिए बोलने के लिए पढ़ रहा हूं, वरना आर ना इसका साइलेंट होता है, वर्क पढ़ा जाता है। ऐसे ही मॉर्निंग पढ़ा जाता है। तो इस तरह के कुछ कॉमन स्पेलिंग रूल्स हैं जिनको आपको सीखना है अब साथ के साथ। इससे आसानी क्या होगी, आपके सामने कुछ ऐसे मुश्किल वर्ड्स आएंगे जिन्हें आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जब आपको उसकी स्पेलिंग का रूल पता होगा, आप देखोगे वहां तो आप पढ़ लोगे। इस तरह से रीडिंग का जो काम है वो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसी माओं से मैं अब मुखातिब होना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं जो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रही हैं। तो माताएं, आप सुनिए ध्यान से, आपको अपने बच्चों के साथ स्पेलिंग रूल्स वाले जो गेम्स होते हैं ना वो भी खेल लें। अपने बच्चों से पूछना है, बताओ अब इसके बाद क्या आएगा, ब्लैंक छोड़ के उनसे पूछना है। क्योंकि याद रखिएगा, खेल में हम ज्यादा सीख जाते हैं। तो वर्ड गेम आप अपने बच्चों के साथ खेलें, उसको बहुत फायदा होगा। मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली स्पेलिंग भी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, यहां तो बात खत्म होती है हमारी रीडिंग की कि कैसे हम बिल्कुल स्टार्ट से ABCD से मैंने स्टार्ट किया था और आपको पढ़ने तक लेके गया हूं। कहा था ना कि उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा। अब बताता हूं कि इसको समझना कैसे है, इंग्लिश को समझना कैसे है। मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं ऐसे लोगों की जो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता, या फिर थोड़ा बहुत ही समझ पाते हैं। आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोगों को फॉलो करना है बिल्डअप स्ट्रैटेजी को। क्या है ये बिल्डअप स्ट्रैटेजी, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको खड़ा होना सिखाएगी और यहां से आपकी बेस बन जाएगी। आपको करना क्या है भाई, याद रखो, इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी वोकैब ही होती है। यानी आपको इंग्लिश के कितने वर्ड्स का मीनिंग पता है, उससे डिसाइड होता है कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश जानते हो या आप इंग्लिश में कितने
अच्छे हो। यहां से आप शुरू करोगे इंग्लिश के मीनिंग्स को लर्न करना। कैसे भाई? आपकी जो भी मादरी लैंग्वेज है, आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, जो आप लैंग्वेज जानते हो, फॉर एग्जांपल मेरी हिंदी है, तो भाई मैं हिंदी में पहले मीनिंग पता करूंगा इंग्लिश के वर्ड्स का। कौन से वर्ड्स का पहले पता करूंगा? जो रोजाना मैं इस्तेमाल करता हूं, जो रोजाना के मेरे इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, उन सब का मैं क्या कर लूंगा? मीनिंग पता करके रख लूंगा। जैसे गो मतलब होता है क्या? जाना। कम मतलब होता है आना। वीप मतलब क्या होता है? रोना। राइट मतलब क्या होता है? लिखना। इस तरह के वर्ड जो रोजाना की भाषा में इस्तेमाल होते हैं। आप रिपीटेड वर्ड्स वाली स्ट्रेटेजी को भी यहां फॉलो कर सकते हो। जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं उनका जरा मीनिंग तो देख लो यार। बार बार ये मेरे को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कहता रहता है, इसका मीनिंग क्या है? अच्छा सुंदर है। अच्छा बार बार मेरे को मेरी मैडम फूल फूल क्यों कहती रहती है? अच्छा इसका मतलब गधा है, मैं तो ब्यूटीफुली समझ रहा हूँ। तो इस तरह से क्या था, तो फूल मतलब बेवकूफ। तो ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, मीनिंग है जो डेली लाइफ में आपको इस्तेमाल करना। यहां से करोगे शुरुआत, ठीक है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको वोकैब के साथ साथ अगर ग्रामर आती है तभी आप किसी सेंटेंस का मीनिंग पता कर पाओगे। आपको इंग्लिश में पढ़कर समझ में आएगा कि असल में क्या कह रहा है। तो ग्रामर का सॉरी पढ़ें। अब ग्रामर तो पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है। अभी मैं कंपेटिटिव स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, एग्जाम की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बहुत लो लेवल पे बात कर रहा हूं, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जानने के लिए। तो क्या मैं उसके लिए सॉरी ग्रामर पढ़ लूं? नहीं, ग्रामर का तो पूरी दुनिया बनी हुई है ग्रामर की। नहीं 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 नहीं, सिर्फ 3, कितने कहा मैंने? सिर्फ 3 चीजें कर लो। 3 है, आपका काम हो जाएगा। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहला तो आपको टेंसेस की नॉलेज हासिल करनी है। टेंसेस का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। दूसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। और तीसरा, वॉइस पढ़नी है। ये 3 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो आप इस लायक हो जाओगे कि आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़कर उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये आपके अंदर जादू होगा। आपको खुद लगे यार इतना आसान था क्या? मैं तो जब से सालों से सोच रहा था कि इतना मुश्किल है। मैं तो सालों से सोच रही थी इतनी मुश्किल चीज है। ये तो खामा में हवा बना रखा था। हाँ भाई, हवा बना रखा है। मैं सच्चाई बोलता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हो, मेरे छोटे बहन भाई हो, ठीक है, इसलिए। ठीक है, अब सुनो भाई, हवा हमें निकालना है, सिर्फ 3 चीजें करनी। सर करें कहां से? कोई बुक बता दो, कोई टीचर बता दो, कुछ ऐसा बता दो। मैंने आपके लिए वीडियोस पहले बनाई हुई हैं, आप वहां से पढ़ लो। अगर आपके पास कहीं से नोट्स हैं वहां से पढ़ लो। कोई भी बुक है आपके पास वहां से पढ़ लो। कोई मटेरियल मैटर नहीं करता है, बस आप पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बेसिक बेसिक पढ़ लेना। ये नहीं कि सर समझ में नहीं आ रहा, उसके तो इतने टाइप्स है, प्रोनाउन के क्या करूं। अरे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, टेंसेस का वीडियो मेरा जरूर देखना, क्योंकि उसे करोड़ों लोगों ने देखा है, बहुतों को फायदा हुआ है। टेंसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, तो वो जरूर मेरा पढ़ा हुआ देखना, ठीक है। बाकी चीजें चाहे आप कहीं और से रेफर कर लो। इतना करने के बाद वोकैब आपको मेन वोकैब पता ही है, थोड़ी सी ग्रामर, इतनी सी ग्रामर बताई मैंने, 3 चीजें बताई। इतना करने के बाद आप इस लायक हो चुके हो कि अब आप किसी भी नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस का मीनिंग जान सकते हो। अगला स्टेप क्या होगा वो सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप आपको यह याद रखना है कि जब आप रीडिंग की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश को समझने की कोशिश करो, तो उसके लिए इजी से इजी मटेरियल को आपको रेफर करना है। फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर सिर्फ 10% ही ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो आपको नहीं आते हो, जिनका मीनिंग आपको नहीं पता हो। अदरवाइज 90% तो ऐसा होना चाहिए जो आपको आता हो। अब इसके लिए कौन सा मटेरियल होगा भाई? छोटे बच्चों की कोई बुक आप ले सकते हो, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की बुक ले सकते हो। कोई ऐसी मैगजीन ले सकते हो जिसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी है। आप ट्विटर अगर इस्तेमाल करते हो तो ट्विटर के ट्वीट्स पढ़ सकते हो, जो कोई ऐसा क्रिएटर है जो बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में कुछ ट्वीट करते हैं, ऐसे लोगों के आप ट्वीट्स देख सकते हो। ऐसा मत करने लगना कि न्यूज़पेपर उठा के बैठ गए हो और न्यूज़पेपर में आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हर चौथा वर्ड तो मुश्किल है, आपने सुना भी नहीं है, और आप बार बार मोबाइल में उसका मीनिंग जानने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल कर रहे हो, गूगल का इस्तेमाल कर रहे हो। इससे पता है नुकसान क्या है? आपका फ्लो टूटेगा। और जबकि फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग के अंदर, तो हमें हमारे फ्लो को मेंटेन करना है स्टार्टिंग लेवल पे, ठीक है। एक बार फ्लो बनना शुरू हो जाएगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हम बाद में अगर डिक्शनरी को भी यूज कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी फिलहाल फ्लो पे फोकस करना है, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि हमें 10% से ज्यादा मुश्किल वर्ड्स वाले पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, मटेरियल को नहीं पढ़ना है, इजी से इजी को प्रेफर। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स की भी जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनके एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है और वहां उन्हें उसे रीड करना होता है, समझना होता है और फिर आंसर करना होता है, और उस बेस पे उन्हें नंबर मिलते हैं। तो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी बड़े मजे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। करना क्या है, आपको ना वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो हमने शुरुआत में बताई थी। वो स्ट्रेटेजी है ब्रेकअप स्ट्रेटेजी, यानी आपको पूरा पैसेज एक साथ नहीं पढ़ना है।
या पूरे पैसेज का मीनिंग एक साथ नहीं निकालना है। आपको पैसेज में अगर कोई लंबा एक लॉन्ग सेंटेंस लिखा हुआ है उसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है, इससे आपको आसानी होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई लाइन आई किसी पैसेज की, द क्वालिटी ऑफ बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर वॉज एक्सट्रीमली गुड एंड हैंस दे लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो फुल स्टॉप लगा वो काफी दूर जाके लगा। अब मैं हैरान हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है? नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूंगा, ब्रेकअप स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। यानी दो दो तीन तीन वर्ड्स को तोड़ के उनका हिंदी मीनिंग निकालूंगा, समझने की कोशिश करूंगा और फिर पूरे सेंटेंस का मीनिंग मुझे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझूंगा द क्वालिटी ऑफ बूट्स, मैं रुक जाऊंगा, इसका मीनिंग क्या निकला, बूट्स की क्वालिटी मेड बाय मिस्टर गैसलर, इसका मतलब जो गैसलर के द्वारा बनाई गई। इतना तो मुझे समझ में आ गया ना। वॉज एक्सट्रीमली गुड, वो क्या थी, एक्सट्रीमली गुड थी, यानी अच्छी थी। इतना समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही हैंस दे लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको भी मैंने तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया, दे लास्टेड, वो ठहर गए या रह गए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। ठीक है, तो इस तरह से एक बड़ा सेंटेंस मैंने छोटा कर करके समझने की कोशिश की और मुझे समझ में आ गया। एक और समस्या आती है बच्चों को, खासतौर से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को। उनको क्या समस्या आती है स्कूल एग्जाम के अंदर या कंपटीशन में, कि सर कुछ ऐसे वर्ड्स बीच में आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता। अब एग्जाम में कोई फोन तो निकाल के नहीं बैठ जाओगे, है ना, तो वो तो नहीं करने वाले हो, तो उसका मीनिंग कैसे पता करें? भाई देखो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपके सामने आ जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। उसके लिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्या, इंग्लिश टू इंग्लिश स्ट्रैटेजी। इसका मतलब यह है कि आप उस वर्ड को ना इंग्लिश में ही पढ़ जाओ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई सेंटेंस था जो लिखा हुआ था, द बूट्स वर क्रीकी। अब क्रीकी का मतलब नहीं पता ना, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही पढ़ के चलो कि बूट्स क्या थे, क्रीकी थे, और आगे बढ़ जाओ। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका यह फायदा होगा कि आपका फ्लो नहीं टूटेगा, जो सेंस है वो आपको समझ में आता रहेगा। बहुत बार ऐसा होगा दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, इतना ज्ञानी कोई नहीं है कि कोई भी ऐसा वर्ड ही नहीं आएगा जो आपको सारे पता हो। ऐसा कोई ना कोई वर्ड जरूर होगा जो आपको नहीं आता होगा, तो उसे इंग्लिश में ही पढ़ लो, इससे आपका फ्लो बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूं, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डियर सर काशिफ की आईडी पे, पर्सनली मैं आपको जवाब देता हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डिक्शनरी की। अब मार्केट में डिक्शनरी तो बहुत है, इंटरनेट आ गया है, गूगल आ गया है, और डिक्शनरी एप्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम सीख क्यों नहीं पा रहे हैं? दिक्कत क्या है? दिक्कत बता देता हूं आपको। डिक्शनरी का इस्तेमाल कैसे करना है वो सुनो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पूरी लाइफ अपने वो सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी फॉलो करते रह जाते हैं, यानी इंग्लिश का वर्ड डालेंगे, उसका हिंदी मीनिंग देखेंगे, और इस तरह से वो अपनी वोकैब को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नो डाउट स्टार्टिंग फेज में ये सब बिल्कुल ठीक है। जब आप छोटे बच्चे हो, यानी आपका लेवल अभी कम है, इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, तब तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप किसी बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हो, अब आपको इतना आ चुका है कि आप समझने लगे हो, तब आपको अपना जो एटीट्यूड है वो बदलना है। आपको हमेशा ट्राई करना है, आपका टारगेट ही होना चाहिए मोनोलिंगुअल डिक्शनरी का। मोनोलिंगुअल डिक्शनरी, ये कौन सी बला का नाम है भाई? मैं बता देता हूं, मोनोलिंगुअल डिक्शनरी का मतलब है इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, यानी उस डिक्शनरी में आप कोई वर्ड डालते हो, उसका मीनिंग भी इंग्लिश में ही निकल के आता है। ऐसा बहुत आसानी से मिल जाती है ऑक्सफोर्ड की, इस तरह की, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी, जो बहुत सिंपल सी है डिक्शनरी है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मतलब बुला दो, किसी डिक्शनरी का नाम नहीं लिया, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप गूगल भी करो तो हिंदी में मत देखो, उसको इंग्लिश में ही उसका मीनिंग निकालो। ऐसा करने से क्या फायदा है? ऐसा करने से जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, वो इंग्लिश का बनेगा, आपको आसानी होगी। हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन वाला टाइम है ना, वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है मोनोलिंगुअल डिक्शनरी के लिए। अगर आपको अपना इंग्लिश लेवल जानना है तो खुद से ये पूछो कि क्या मैं मोनोलिंगुअल डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं। अगर जवाब आता है हां, तो यानी आपका लेवल बहुत अच्छा है, और आपका टारगेट ही वो होना चाहिए। कौन सा? वो मोनोलिंगुअल वाला, कि मुझे वो दिन चाहिए जिस दिन भाई मैं मोनोलिंगुअल डिक्शनरी इस्तेमाल करूं। अगर वो दिन आ गया ना आपकी लाइफ में, उस दिन आपकी कामयाबी है, आप इंग्लिश सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत मजेदार लगी होगी, और मेरी माताएं बहनें जिन्होंने अपने बच्चों के लिए भी देखी होगी, उन्हें भी बड़ा मजा आया होगा। घर बैठे उन्हें बहुत अच्छी सी जानकारी उपलब्ध हुई होगी। तो अगर कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी टॉपिक अगर आप मुझसे चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, वो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।